नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। जुलाई में चुनाव कराने की तैयारी में सरकार। 4 जून को कैबिनेट बैठक में हो सकती है चर्चा। आईपीएस अधिकारी रचिता जियाल के इस्तीफे पर सियासत। कांग्रेस का आरोप, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना अधिकारी को पड़ा भारी। दबाव में इस्तीफा देने की कही बात। देहरादून से मसूरी रोपवे परियोजना पर तेजी से हो रहा काम। 5.2 किलोमीटर लंबा होगा रोपवे। पर्यटकों को नहीं सहना पड़ेगा जाम का जाम। उत्तराखंड में बदल रहा मौसम का मिजाज। पहाड़ से मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से मौसम का अपडेट लेकर यात्रा करने की अपील। उत्तराखंड की आईपीएस अधिकारी रचिता जियाल के एकाएक इस्तीफे ने सबको चौंका दिया है। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण बताया, लेकिन मुख्य विपक्षी दल इसे दबाव में आकर दिया गया इस्तीफा बता रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आईपीएस अधिकारी रचिता जियाल के इस्तीफे पर सियासत। 2015 बैच की आईपीएस रचिता ने दिया इस्तीफा। व्यक्तिगत कारण बताई इस्तीफे की वजह। कांग्रेस ने बताया दबाव में दिया गया इस्तीफा। उत्तराखंड की 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी रचिता जियाल ने इस्तीफा दिया तो सब हैरान रह गए। जिस नौकरी को पाने के लिए नौजवान दिन रात एक कर मेहनत करते हैं और आईपीएस बनते हैं, उस नौकरी को महज 10 साल ही करके रचिता जियाल ने इस्तीफा दे दिया, जो हर कोई हजम नहीं कर पा रहा। हालांकि अपने इस्तीफे की वजह रचिता ने व्यक्तिगत बताया है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे दबाव में आकर दिया गया इस्तीफा करार दे रही है। वर्तमान भाजपा की सरकार प्रदेश में एक पूरी तरह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अब तो अति हो गई है कि भ्रष्टाचार को रोकने वाले अधिकारियों पर गाज गिर रही है। ताजा उदाहरण आज ये जानकर बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी ने एक थानेदार को किसी मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की होगी, कार्रवाई की होगी, लेकिन सरकार के द्वारा उस जो पकड़ा गया जो कल्पित अधिकारी जो आरोपी अधिकारी था, उस अधिकारी को पूरी तरह सरकार के द्वारा बचाव किया गया। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोप को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी नेता मधुसूदन जोशी ने कहा कि रचिता जियाल का त्यागपत्र आया है। उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का जिक्र किया है। देखिए, जो जियाल जी का त्यागपत्र आया है, उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से त्यागपत्र दिया है और विपक्षी दल अपनी राजनीति करने के लिए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। कहीं पर कोई किसी पर दबाव नहीं है और न किसी को कोई दबाव में लेने का कोई प्रयास सरकार कर रही है। उनके अपने निजी कारण है। उन्होंने जो पत्र भी लिखा है, जो त्यागपत्र लिखा है, उनके अपने निजी कारण है। देखिए, आज के समय में तो नए ऑप्शन भी मिलते हैं। आईपीएस अफसर हैं, उनको भविष्य में नए ऑप्शन मिल रहे हों और नए अवसर मिल रहे हों, तो इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। बता दें कि आईपीएस अधिकारी रचिता जियाल के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने कुछ ऐसे एक्शन लिए जिनमें भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए। रचिता जियाल के एसपी विजिलेंस के रूप में कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर आईएसबीटी चौकी प्रभारी को भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई ने पुलिस विभाग में हलचल मचा दी थी। वहीं विजिलेंस विभाग ने एक कैबिनेट मंत्री पर भ्रष्टाचार मामले में जांच के लिए कैबिनेट से अनुमति भी मांगी थी। दरअसल रचिता जियाल की गिनती 23 तर्रार आईपीएस अधिकारियों में होती रही है और अपने इस्तीफे की वजह भले ही वो व्यक्तिगत बता रही हो, लेकिन विपक्ष को ये पच नहीं रहा। ऐसे में रचिता जियाल के इस्तीफे से सूबे की सियासत गर्मा गई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से पर्यटकों की संख्या बढ़ना तय है। ऐसे में सड़क मार्ग पर दबाव बढ़ना लाजमी है। इसी को देखते हुए सरकार देहरादून से मसूरी के लिए रोपवे परियोजना लेकर आई है और इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। रोपवे से कैसे मिलेगी पर्यटकों को सहूलियत, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है।
इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से देहरादून पहुंचने का समय महज 2.5 घंटे रह जाएगा। ऐसे में देहरादून के हॉट टूरिस्ट स्पॉट मसूरी में पर्यटकों की आमद बढ़ना तय माना जा रहा है। एक्सप्रेसवे के जरिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे तो ऐसे में सड़क मार्ग पर दबाव बढ़ना लाजमी है। न सिर्फ ट्रैफिक बढ़ेगा बल्कि ट्रैफिक जाम भी पर्यटकों को परेशान करेगा। इसी को देखते हुए सरकार देहरादून से मसूरी के लिए रोपवे परियोजना लेकर आई है। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। देहरादून के पुरुकुल में बन रहे इसके लोअर टर्मिनल पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई है। देहरादून से मसूरी के बीच इस रोपवे के बन जाने के बाद मसूरी जाने वाले पर्यटकों को खासी सुविधा हो जाएगी। पर्यटकों के पास देहरादून से सड़क मार्ग के जरिए मसूरी जाने के साथ ही रोपवे के जरिए मसूरी पहुंचने का विकल्प भी मौजूद होगा। आइए पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं इस रोपवे की कुछ विशेषताएं। देहरादून से मसूरी के बीच बनने वाला ये रोपवे 5.2 किलोमीटर लंबा होगा। रोपवे के लिए कुल 26 पिलर्स बनाए जाएंगे। इस रोपवे के बन जाने के बाद पुरकुल गांव से मसूरी तक का सफर महज 18 मिनट में पूरा हो सकेगा। इस रोपवे में मोनो केबल गोंडोला सिस्टम को प्रयोग किया जा रहा है। कुल 71 गोंडोला इस रोपवे में चलेंगे। एक गोंडोला में कुल 10 यात्रियों के बैठने की जगह होगी। प्रति घंटे 1300 यात्रियों को एक तरफ से ले जाने की क्षमता होगी। यही नहीं, ये गोंडोला स्काई कार न सिर्फ ऑटोमेटिक डोर्स और वेदर प्रूफ डिजाइन के साथ आरामदायक सीटों वाली होगी, बल्कि ये यूरोपीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप भी होगी। इस पूरी योजना की लागत 300 करोड़ रुपए है, जबकि इस परियोजना के सितंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस रोपवे के पास ही एक हाई राइज वाहन पार्किंग का काम भी जोरों पर जारी है। इस पार्किंग में 1000 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। मसूरी देहरादून रोपवे जो हमारा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, उसमें भी पिछले साल से काम चालू हो गया है। 26 टावर में से 23 टावर्स में हमारा काम शुरू हो गया है और हमारा जो मटेरियल रोपवे जो क्रूशियल कंपोनेंट होता है किसी भी रोपवे प्रोजेक्ट का, वो हमारा 31 जुलाई तक हमारा वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। देहरादून और मसूरी के बीच बनने वाले रोपवे का काम बेहद तेजी से चल रहा है। माना ये जा रहा है कि सितंबर 2026 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद तेजी से काम चल रहा है। जहां इस वक्त हम खड़े हैं वो देहरादून का टर्मिनल है, यानी यहीं से इस रोपवे की शुरुआत होगी और ये मसूरी तक जाएगा। इस रोपवे की बेहद जो क्वालिटीज़ हैं वो बेहद ख़ास हैं, क्योंकि ये साउथ एशिया का सबसे लंबा रोपवे बताया जा रहा है, जो तकरीबन 5.5 किलोमीटर तक का होगा। खूबी ये है कि यहाँ पर लगभग एक साइड में एक बार में 1300 यात्रियों को एक बार में एक तरफ से ले जाने की 1 घंटे में क्षमता होगी। इस तरीके से देखें तो ये अपने आप में बेहद बड़ी संख्या है और ये बहुत हद तक प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा, जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब शुरू होगा, उसके बाद जो मसूरी आने जाने वाले यात्री हैं उनको बहुत सुविधा होगी। ये ठीक इधर मेरे ऊपर से इधर जाएगा और जो मसूरी का लाइब्रेरी चौक है उसके पास जाके ये ख़त्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये रोपवे पूरा हो जाएगा तो इस रोपवे में जो यात्रा करेंगे यात्री, उनके लिए कितना बढ़िया अनुभव होगा, कितना खूबसूरत अनुभव होगा, क्योंकि नीचे फॉरेस्ट लैंड होगी, बढ़िया लश ग्रीन फॉरेस्ट होगा, हरा भरा फॉरेस्ट होगा और उसके ऊपर से उनका वो जो गंडोला होगा वो जा रहा होगा। फिलहाल बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सरकार की भी कोशिश है कि ये गंडोला जो यहाँ पे रोपवे जो प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी पूरा हो जाए। सितंबर 2026 इसकी डेडलाइन दी गई है। सरकार की कोशिश है कि ये अपनी डेडलाइन के बीच में तैयार हो जाए। कुछ और क्वालिटीज़ इसकी आपको बताऊं तो ये एक जो गंडोला होगा इसमें 71 गंडोले होंगे और वो जो है एक बार में एक गंडोला में 10 यात्रियों की सवारी हो पाएगी और एक बार में, जैसा मैंने पहले बताया कि ये 18 मिनट के भीतर आपको देहरादून से मसूरी पहुंचा देगा। सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि आमतौर पर जो हालात हैं देहरादून से मसूरी जाने के लिए, जब आप सड़क मार्ग से आजकल जाते हैं और जब
मेन सीजन होता है यानी गर्मियों का मौसम होता है, उस वक्त जो ट्रैफिक होता है, जो ये यात्रा है लगभग 40-45 किलोमीटर की, वो 1-1.25 घंटे में आमतौर पर पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। लेकिन जब ट्रैफिक जाम लगता है तो उसके बाद उस यात्रा का समय कब तक होगा, कितना होगा, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो स्थानीय प्रशासन है देहरादून का और जो सरकार है उसके लिए भी इस ट्रैफिक जाम से निजात पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बार बार शिकायतें आती हैं कि ट्रैफिक जाम बहुत लगा हुआ है मसूरी देहरादून मार्ग पर। लेकिन इस रोपवे के बन जाने के बाद बहुत हद तक, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि सिर्फ 18 मिनट में आप इस रोपवे से देहरादून से मसूरी पहुंच जाएंगे, देहरादून से मसूरी की लाइब्रेरी चौक पहुंच जाएंगे। तो आप सोचिए कि जो यात्रा आप 1-1.25 घंटे में कर रहे थे, ट्रैफिक जाम लगने के बाद शायद वो 3 से 4 घंटे तक चली जाती थी, वो महज 18 मिनट में पूरी हो जाएगी, माफ़ कीजिएगा। तो ये कितना सुखद अनुभव होगा लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी कितनी बड़ी राहत की बात होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन निशांत के साथ आशीष तिवारी, देहरादून रोपवे प्रोजेक्ट, देहरादून मसूरी रोपवे प्रोजेक्ट की साइट से। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। बता दें कि सोमवार को हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 5 जून तक बारिश का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं से जरूरी सामान लाने की अपील की है और इसके अलावा यात्रा के दौरान सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की है और साथ ही नदी नालों से दूर रहने के लिए कहा गया है। कल जब जा रहे हैं आप तो कल थोड़ी जो डिस्ट्रीब्यूशन है बढ़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि जो गढ़वाल रीजन है उसमें ज़्यादातर जगहों में अनेक जगहों में बारिश की एक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ साथ जो कुमाऊं रीजन के भी नैनीताल है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें भी अनेक जगहों में बारिश हल्की से मध्यम मिलेगी, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनमें कुछ जगहों तक में एक्टिविटी रहेगी। कल के लिए थोड़ा भारी बारिश का भी लगता है कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट में उसकी संभावना है, तो उसमें देहरादून, टेरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। तो इनमें संभावना कि एकाध-दुक्का जगहों में भारी वर्षा भी मिल सकती है। रुद्रपुर के जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था के साथ ही अन्य जरूरी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जनता से भी सतर्क रहने के लिए अपील की जा रही है। ऐसा है कि कोविड के वेरिएंट्स जो हैं ये अपना जेनेटिक स्वरूप चूँकि बदलता रहता है, इसलिए ये नए वैरायटी भी आते हैं और कई बार जो है इनकी जो जेनेटिक चेंज होती है उसमें से कुछ जो है सिम्टम भी पैदा करते हैं, कुछ खतरे भी पैदा करते हैं और मनुष्य को इन्फेक्ट भी करते हैं। नया वेरिएंट में कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता तो नहीं देखी मैंने, कि वो सुना हुआ जो भी मैंने पढ़ा है तो, लेकिन उसमें लक्षण तो आ रहे हैं और हमारे यहाँ तो अभी तक कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। हमारे यहाँ रोज़ ही संदेहास्पद जो केस हैं उस पर टेस्टिंग होती है, क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल लैब भी है तो संचालित है। रुड़की में एसडीएम कार्यालय के बाहर उत्तराखंड किसान मोर्चा ने इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों के बकाया और चरमराई विद्युत व्यवस्था सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। धरने पर बैठे उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने बताया कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। चरमराई विद्युत व्यवस्था के चलते खेती पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसमें जो किसानों से संबंधित कई एजेंडे, एक तो आपका इकबालपुर शुगर मिल का बकाया भुगतान लगातार 5-6 वर्षों से रुका चला रहा है। कोई प्रशासनिक अधिकारी जिले स्तर का, शासन स्तर का ध्यान नहीं दे रहा है। आपका तहसील में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, मतलब तहसील में कानून को पटवारी पूरी तहसील को एक तरीके से चला रहे। लोहाघाट के बुरकिल्ला तो गांव के ग्रामीण पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर एसडीएम दफ्तर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने समस्या का समाधान ना होने पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहिष्कार और आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने बताया कि योजना का बचा हुआ कार्य ग्राम समिति के माध्यम से होना है, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा जानबूझकर कार्य नहीं किया जा रहा। मैं आज यही कहना चाहूँगा कि आज एसडीएम मैम से मिलने आए हैं, जो कि इसका समाधान हम अगर 5 तारीख तक नहीं मिला तो उसके बाद हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद वही लगातार हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चुनाव के समय हमने चुनाव बहिष्कार किया था, उस समय प्रशासन ने भी आश्वासन दिया था और सारे जनप्रतिनिधियों ने मध्यस्थता कराई थी कि आप वोट करो, पानी का काम शुरू हो जाएगा। जो पानी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है
और प्रधान जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पेमेंट नहीं हो रही है वहाँ से। हम ये चाहते हैं कि कोई बात नहीं, हम अपने उससे काम करा लेते हैं, जो बाद में पैसा होगा उस समिति में डाला जाएगा, हम खुद वो काम कर सकते हैं। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र संचालक की मनमानी चल रही है। अस्पताल खुलने का समय सुबह 8 बजे से है, पर लोहाघाट जन औषधि केंद्र में 10 बजे तक ताला लटका रहता है और मरीज जन औषधि केंद्र के बाहर इंतजार करते रहते हैं। सोमवार को भी अस्पताल के जन औषधि केंद्र का यही हाल देखने को मिला। ऐसे में औषधि के केंद्र के बाहर खड़े मरीजों ने बताया कि वो बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने को मजबूर है। अरे अब मनमानी हो रही है सब, देख तो रहे हो आप, इतने पैसेंजर हैं, इतने लोग भाग हैं और वहाँ से दवाई कोई मिल नहीं रही। ये सब दवाई यहाँ से लेना है। हम आ गए थे यहाँ 9 बजे। मतलब केंद्र के क्या कहेंगे? जानेंगे। अरे उनके हमने टाइम से खोलना चाहिए अपनी दुकान ना, ताकि आदमी को परेशानी ना हो। तो कितने दूर से आते हैं लोग बाग। अब हम बिस्कुट वहाँ से आ रहे हैं कनगराज से, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, वो लोग आते नहीं अपने टाइम। अल्मोड़ा के माल रोड पर यातायात को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सोमवार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों और अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन लिया। बता दें कि इस कार्रवाई से व्यापारियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। वहीं एसडीएम ने अतिक्रमणकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भविष्य में अतिक्रमण पाए जाने और सख्त कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। हमारे सीओ साहब ऊपर करो अभियान चला रखा है। यहाँ पे कुछ जगह पे लोगों ने बेफालतू गाड़ियाँ खड़ी करी, हम लोग इनको ट्रैफिक लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे थे। पार्किंग टैक्सी में भी वार्ता हम लोगों ने करी है, तो उसके लिए हमने कहा है कि कोई भी गाड़ी बेफालतू खड़ी में करे और शहर को सिक्योर से रखना सिटी। उधर लोहाघाट में अज्ञात लोगों ने होटल मालिक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि घटना के बाद से स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। नाराज लोग आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उधर पीड़ित ने बताया कि उसे काफी नुकसान हुआ है। फेंक दिया, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो 2 लड़के आए, उसको खींच के ले गए, फिर डंडे मारने की धमकी दे रहा था वो। तो गले से पैसे ऐसे भी छीन ले गया वो। कितने पैसे थे लगभग? अब क्या पता था गले में कितने थे। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं पुलिस से? मैंने कहा पुलिस वालों को वहाँ गया मैं, फिर नाम लिखाया। उसके बाद पुलिस वालों को एक आए, उन्होंने वीडियो कर वो कैमरे में ले गए तो क्या मैं कह रहा हूँ, उसका वो होना चाहिए ना, कार्रवाई, सबक मिलना चाहिए उसको। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। जुलाई में चुनाव कराने की तैयारी में सरकार। 4 जून को कैबिनेट बैठक में हो सकती है चर्चा। आईपीएस अधिकारी रचिता जियाल के इस्तीफे पर सियासत। कांग्रेस का आरोप, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना अधिकारी को पड़ा भारी। दबाव में इस्तीफा देने की कही बात। देहरादून से मसूरी रोपवे परियोजना पर तेजी से हो रहा काम। 5.2 किलोमीटर लंबा होगा रोपवे। पर्यटकों को नहीं सहना पड़ेगा जाम का जाम। और उत्तराखंड में बदल रहा मौसम का मिजाज। पहाड़ से मैदान तक बारिश का सिलसिला जारी। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से मौसम का अपडेट लेकर यात्रा करने की अपील।